क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय क्या होता है? क्या न्याय सिर्फ कानून का पालन है या कुछ और गहरा? और अगर एक आदर्श समाज बनाना हो तो उसकी नींव किस सोच पर रखी जानी चाहिए? द रिपब्लिक इन्हीं सवालों से दुनिया की सोच को हजारों सालों से झकझोरती आ रही है। ये किताब कोई कहानी नहीं, ये एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो इंसान, समाज, न्याय, आत्मा और सत्ता सब पर सीधा सवाल करता है। इस किताब के लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो प्राचीन यूनान के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। वो सोक्रेटिस के शिष्य और एरिस्टोटल के गुरु थे। लेकिन द रिपब्लिक में प्लेटो खुद को सामने नहीं रखते। वे अपने गुरु सोक्रेटिस को मुख्य वक्ता बनाते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस सवाल पूछने की कला में सबसे आगे थे। द रिपब्लिक असल में सवालों की किताब है। ये हमें जवाब नहीं थोपती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। कहानी की शुरुआत एक साधारण बातचीत से होती है। सोक्रेटिस कुछ लोगों के साथ न्याय पर चर्चा कर रहे होते हैं। कोई कहता है न्याय का मतलब है सच बोलना और कर्ज चुकाना। सोक्रेटिस शांत स्वर में पूछते हैं, अगर सच बोलना किसी को नुकसान पहुंचाए तो क्या वो भी न्याय है? यहीं से यह साफ हो जाता है कि न्याय इतना सरल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, न्याय का मतलब है दोस्तों का भला और दुश्मनों का नुकसान। सोक्रेटिस फिर पूछते हैं, अगर हम गलत व्यक्ति को दोस्त समझ लें तो क्या गलत करना न्याय बन जाएगा? धीरे धीरे हर परिभाषा टूटने लगती है। प्लेटो यहां हमें दिखाते हैं कि जो चीज हम पक्की सच्चाई मानते हैं वो भी जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अब सवाल आता है, अगर न्याय इतना साफ नहीं तो फिर न्याय है क्या? यहीं से द रिपब्लिक एक गहरी यात्रा शुरू करती है। सोक्रेटिस कहते हैं, अगर हम न्याय को एक व्यक्ति में नहीं समझ पा रहे तो चलो इसे एक समाज में समझते हैं, क्योंकि समाज व्यक्ति का बड़ा रूप होता है और यहीं से एक आदर्श राज्य की कल्पना जन्म लेती है। प्लेटो कहते हैं, समाज इसलिए बना क्योंकि इंसान स्वयं पूर्ण नहीं है। उसे भोजन चाहिए, आवास चाहिए, कपड़े चाहिए, और हर इंसान हर काम अच्छी तरह नहीं कर सकता। इसलिए समाज में काम बटे, कोई किसान बना, कोई कारीगर, कोई व्यापारी। यहीं से प्लेटो एक मूल सिद्धांत रखते हैं, हर व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए वो सबसे उपयुक्त है। यही सिद्धांत आगे चलकर न्याय की जड़ बनता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब है हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव लड़ने का नहीं वो शासक बन जाए, या जो सत्ता के लिए लालची हो वो न्याय का निर्णय ले, तो पूरा समाज असंतुलित हो जाएगा। इसलिए प्लेटो राज्य को 3 वर्गों में बांटते हैं। उत्पादक वर्ग जो भोजन, वस्त्र और व्यापार संभालता है, रक्षक वर्ग जो राज्य की रक्षा करता है, और शासक वर्ग जो निर्णय लेता है। लेकिन प्लेटो यहां रुकते नहीं। वे पूछते हैं किसे शासक बनना चाहिए, सबसे ताकतवर को, सबसे अमीर को, या सबसे चालाक को? सोक्रेटिस का उत्तर चौंकाने वाला है। शासन उसे करना चाहिए जो शासन नहीं चाहता, जो सत्ता को कर्तव्य समझे, लाभ नहीं। यहीं से फिलॉसफर किंग की अवधारणा जन्म लेती है। प्लेटो कहते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे, तब तक राज्य में सच्चा न्याय कभी स्थापित नहीं हो सकता। ये विचार सिर्फ राजनीति का नहीं, ये जीवन का भी है, क्योंकि प्लेटो आगे चलकर यही ढांचा इंसानी आत्मा पर भी लागू करते हैं। वे कहते हैं, जैसे राज्य में 3 वर्ग हैं, वैसे ही आत्मा के भी 3 भाग हैं, इच्छा, भावना और बुद्धि। और न्याय तब पैदा होता है जब बुद्धि शासन करे, भावना उसका साथ दे और इच्छा नियंत्रण में रहे। यहीं पर द रिपब्लिक व्यक्ति और समाज दोनों को एक साथ जोड़ देती है। अब ये यात्रा और गहरी होने वाली है, जहां शिक्षा, नैतिकता, सत्य और वास्तविकता पर सवाल उठेंगे, जहां गुफा का रूपक मानव अज्ञान को उजागर करेगा, और जहां यह साफ होगा कि सच्चा ज्ञान आराम नहीं देता, वो आंखें खोलता है। अब सुकरात राज्य की संरचना से सीधे शिक्षा की ओर आते हैं, क्योंकि प्लेटो मानते हैं अगर शिक्षा गलत होगी तो राज्य कभी सही नहीं हो सकता। वे कहते हैं शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं,
आत्मा को आकार देना है। बचपन में जो कहानियां, जो गीत, जो आदर्श इंसान सुनता है, वही धीरे धीरे उसकी सोच बन जाते हैं। इसलिए प्लेटो कविता, कहानियों और कला पर बहुत सख्त हो जाते हैं। वे कहते हैं, जो कला डर, लालच या अनैतिकता को महान बनाती है, वो समाज को अंदर से कमजोर करती है। प्लेटो का मानना है, शासकों और रक्षकों को ऐसी कहानियां नहीं सुननी चाहिए जो देवताओं को झूठा, डरपोक या लालची दिखाएं, क्योंकि जिसे तुम आदर्श मानते हो, तुम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। इसके बाद प्लेटो शरीर और आत्मा दोनों की शिक्षा की बात करते हैं। शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन सिर्फ ताकत के लिए नहीं, अनुशासन के लिए। और आत्मा के लिए संगीत और दर्शन, ताकि इंसान कठोर भी बने और कोमल भी। अगर इंसान सिर्फ ताकतवर होगा तो वो निर्दयी बन जाएगा, और अगर सिर्फ भावुक होगा तो कमजोर। इसलिए संतुलन सबसे जरूरी है। अब प्लेटो रक्षकों के जीवन पर आते हैं। वे कहते हैं, जो राज्य की रक्षा करें उसके पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न घर, न सोना, न धन, क्योंकि जैसे ही रक्षक धन से जुड़ जाएगा, वो राज्य का नहीं, अपने लाभ का रक्षक बन जाएगा। ये विचार आज भी असहज लगता है, लेकिन प्लेटो का तर्क बहुत स्पष्ट है। जहां शक्ति और धन एक साथ आते हैं, वहां न्याय मरने लगता है। अब प्लेटो एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं, स्त्री और पुरुष स्वभाव में अलग हो सकते हैं, लेकिन क्षमता में नहीं। अगर कोई स्त्री रक्षक बनने योग्य है तो उसे वही शिक्षा, वही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। यह विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। प्लेटो के लिए महत्व ये नहीं कि आप कौन हैं, महत्व ये है कि आप किस काम के लिए सबसे योग्य है। यहां से द रिपब्लिक सिर्फ राजनीति की किताब नहीं रहती, ये मानव क्षमता की किताब बन जाती है। अब सुकरात धीरे धीरे एक गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर राज्य इतना आदर्श है, तो फिर वास्तविक दुनिया के राज्य इतने भ्रष्ट क्यों हैं? यहीं से प्लेटो राज्यों के पतन की कहानी शुरू करते हैं। वे बताते हैं कैसे एक आदर्श राज्य धीरे धीरे कमजोर होता है, कैसे ज्ञान की जगह सम्मान लेता है, सम्मान की जगह धन, और धन की जगह सिर्फ शक्ति, और हर बदलाव के साथ न्याय और दूर चला जाता है। लेकिन इससे पहले प्लेटो हमें एक बहुत जरूरी सत्य समझाना चाहते हैं। सत्य क्या है? क्या वो जो आंखों से दिखता है, या वो जो बुद्धि से समझा जाता है? यहीं से ये यात्रा सबसे प्रसिद्ध रूपक की ओर बढ़ने वाली है, जहां इंसान अंधेरे में जंजीरों से बंधा है और रोशनी उसे डराती है। अगला हिस्सा यहीं से आगे बढ़ेगा, जहां गुफा का रूपक सामने आएगा और ये साफ होगा कि ज्ञान क्यों तकलीफ देता है। अब प्लेटो उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां द रिपब्लिक सिर्फ एक दर्शन नहीं, एक चेतावनी बन जाती है। सोक्रेटिस कहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग एक गुफा में जन्म से बंधे हुए हैं। वे सिर्फ अपने सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है और आग के सामने कुछ वस्तुएं चल रही हैं। उन वस्तुओं की परछाइयां दीवार पर पड़ती हैं और गुफा में बंद लोग उन्हीं परछाइयों को सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं। प्लेटो कहते हैं, यही हमारी दुनिया है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समाज हमें बताता है, उसी को सच मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर उनमें से एक व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाए और वो पीछे मुड़कर आग की ओर देखे, पहले उसे दर्द होगा, आंखें जलेंगी और वो चाहेगा वापस अंधेरे में लौट जाए। लेकिन धीरे धीरे वो आग को समझेगा, फिर गुफा से बाहर निकलेगा और पहली बार सूरज की रोशनी देखेगा। ये रोशनी उसे डराएगी, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन जब उसकी आंखें अभ्यस्त हो जाएंगी तो वो समझेगा जो वो अब तक सच मानता था वो सिर्फ परछाई थी। प्लेटो कहते हैं, ज्ञान यही है, अंधेरे से रोशनी की ओर जाना, और ये यात्रा हमेशा दर्दनाक होती है। अब अगर वो व्यक्ति वापस गुफा में लौटे और बाकी लोगों को बताए कि बाहर एक और दुनिया है, तो क्या होगा? प्लेटो कहते हैं, लोग उस पर हंसेंगे, कहेंगे तुम पागल हो गए हो, और अगर वो उन्हें मुक्त करने की कोशिश करेगा तो वे उसे मार भी सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दार्शनिक की स्थिति है। जो सच देख लेता है वो समाज में अकेला पड़ जाता है।
लेकिन प्लेटो कहते हैं फिर भी उसका कर्तव्य है वापस लौटना और दूसरों को सच दिखाने की कोशिश करना। यहीं से फिलोसोफर किंग का विचार और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य देख चुका है वही राज्य का नेतृत्व करने योग्य है, न कि वो जो सिर्फ भीड़ की सोच दोहराता है। अब प्लेटो ज्ञान के स्तर समझाते हैं: छाया, विश्वास, तर्क और अंत में शुद्ध बुद्धि। अधिकतर लोग पहले दो स्तरों में जीवन बिता देते हैं। वे दिखावे, परंपरा और सुनी सुनाई बातों से आगे नहीं जाते। लेकिन दर्शन आपको ऊपर उठाता है, जहां सच आंखों से नहीं बुद्धि से देखा जाता है। यहीं पर प्लेटो कहते हैं सत्य बदला नहीं जा सकता, वो हमारी राय से प्रभावित नहीं होता। हम या तो उसके करीब जाते हैं या उससे दूर। अब ये यात्रा एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां प्लेटो न्याय, आत्मा और सुख को एक साथ जोड़ते हैं और ये दिखाते हैं कि अन्याय क्यों अंत में आत्मा को नष्ट कर देता है। अगला हिस्सा यहीं से आगे बढ़ेगा, जहां राज्यों के पतन और तानाशाही की गहराई से बात होगी। अब प्लेटो राज्य के उस पहलू की ओर आते हैं जहां आदर्श धीरे धीरे टूटने लगता है। सोक्रेटिस कहते हैं, कोई भी राज्य एक दिन में भ्रष्ट नहीं होता, उसका पतन धीरे धीरे होता है। सबसे पहले ज्ञान की जगह सम्मान ले लेता है, जहां लोग सत्य के लिए नहीं प्रशंसा के लिए काम करने लगते हैं। यह राज्य सम्मान आधारित राज्य बन जाता है। यहां साहस और जीत सबसे बड़ा मूल्य बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सम्मान की भूख बढ़ती है, वैसे ही धन की चाह जन्म लेती है और यही अगला पतन है। प्लेटो कहते हैं, जब धन राज्य का लक्ष्य बन जाता है तो समाज दो हिस्सों में बंट जाता है, अमीर और गरीब। और जहां अमीर और गरीब एक ही राज्य में अजनबी बन जाते हैं, वह राज्य अंदर से टूटने लगता है। अब न्याय सत्य पर नहीं, धन पर टिका होता है। जो ज्यादा देता है वही ज्यादा पाता है। यह राज्य लोकतंत्र की ओर बढ़ता है। प्लेटो का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र जैसा नहीं है। यह वह स्थिति है जहां हर व्यक्ति जो चाहे वही करना चाहता है। अनुशासन स्वतंत्रता कहलाने लगता है और जिम्मेदारी बंधन। प्लेटो कहते हैं, ऐसा समाज शुरुआत में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह अराजकता में बदल जाता है, क्योंकि जब हर इच्छा बराबर हो जाती है तो कोई भी इच्छा नियंत्रण में नहीं रहती और यहीं से सबसे खतरनाक रूप जन्म लेता है, तानाशाही। प्लेटो कहते हैं, तानाशाह आसमान से नहीं गिरता, वह लोकतंत्र की अत्यधिक स्वतंत्रता से जन्म लेता है। जब लोग सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता छोड़ने लगते हैं तो वे अपना भविष्य एक व्यक्ति को सौंप देते हैं और वही व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब प्लेटो तानाशाह की आत्मा का वर्णन करते हैं। वह व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक होता है। वह दोस्तों पर भरोसा नहीं करता। वह हमेशा दुश्मनों से घिरा महसूस करता है और बाहर से शक्तिशाली दिखने वाला यह व्यक्ति अंदर से सबसे दुखी होता है। यहीं पर प्लेटो सबसे बड़ा निष्कर्ष देते हैं, अन्याय कभी सुख नहीं देता, चाहे वह राज्य में हो या आत्मा में। अब यह यात्रा आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर है, जहां प्लेटो यह साबित करते हैं कि न्याय सिर्फ सामाजिक नियम नहीं, न्याय आत्मा की स्वास्थ्य अवस्था है और अन्याय आत्मा की बीमारी। अगला हिस्सा यहीं से आगे बढ़ेगा, जहां प्लेटो सुख, न्याय और अच्छे जीवन का अंतिम निष्कर्ष सामने रखेंगे। अब प्लेटो उस प्रश्न पर आते हैं जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है, सुख क्या है? क्या सुख वो है जो हमें तुरंत आनंद दे या वो जो लंबे समय तक आत्मा को शांत रखे? सोक्रेटिस कहते हैं, अधिकतर लोग सुख को इच्छाओं की पूर्ति समझ लेते हैं, खाना, धन, सम्मान, शक्ति। लेकिन प्लेटो इन्हें निचले स्तर का सुख कहते हैं, क्योंकि ये सुख जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से खत्म हो जाते हैं और इनके खत्म होते ही मन में खालीपन और बेचैनी भर जाती है।
अब प्लेटो 3 तरह के सुख बताते हैं। पहला, शरीर का सुख, जो भूख, प्यास और इंद्रियों से जुड़ा है। दूसरा, सम्मान का सुख, जो प्रशंसा और पहचान से आता है। और तीसरा, ज्ञान का सुख, जो समझ, सत्य और आत्मा की स्पष्टता से जन्म लेता है। प्लेटो कहते हैं ज्ञान का सुख सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि ये किसी चीज के खत्म होने पर खत्म नहीं होता, ये आत्मा के साथ स्थिर हो जाता है। यहीं पर प्लेटो न्याय और सुख को जोड़ते हैं। वे कहते हैं न्यायपूर्ण आत्मा हमेशा अधिक सुखी होती है, क्योंकि उसके भीतर संघर्ष नहीं होता। बुद्धि, भावना और इच्छा अपने अपने स्थान पर होती हैं, और जब आत्मा में संतुलन होता है तो बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। इसके विपरीत अन्यायी आत्मा हमेशा अशांत रहती है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। प्लेटो कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो दिखने में शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अंदर से सबसे कमजोर होता है। अब प्लेटो एक और गहरा प्रश्न उठाते हैं। अगर न्याय इतना लाभकारी है तो फिर लोग अन्याय क्यों चुनते हैं? सोक्रेटिस का उत्तर है, क्योंकि लोग दिखावे से धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है अन्याय तेजी से लाभ देता है, लेकिन वे उस आंतरिक कीमत को नहीं देखते जो आत्मा धीरे धीरे चुकाती है। प्लेटो कहते हैं कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा नहीं बनता, वो अज्ञान के कारण गलत रास्ता चुनता है। इसलिए शिक्षा फिर से सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। सही शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो इच्छाओं को दिशा देती है, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, जहां प्लेटो पूरे संवाद को एक सूत्र में बांधने वाले हैं, जहां ये साफ होगा कि क्यों न्यायपूर्ण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अगला हिस्सा यहीं से आगे बढ़ेगा, जहां द रिपब्लिक अपना अंतिम निष्कर्ष सामने रखेगी। अब प्लेटो पूरी यात्रा को एक अंतिम दृष्टि से देखते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं हमने न्याय को राज्य में भी देखा और आत्मा में भी, और हर जगह एक ही सत्य सामने आया। जहां संतुलन है वहीं न्याय है, और जहां न्याय है वहीं सुख है। प्लेटो कहते हैं अच्छा जीवन संयोग से नहीं मिलता। अच्छा जीवन चुनी गई आदतों, चुनी गई सोच और चुने गए मूल्यों से बनता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को नेतृत्व करने देता है, जो अपनी भावनाओं को उसके साथ खड़ा करता है और जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, ये आत्मा के भीतर व्यवस्था से आती है। प्लेटो कहते हैं अधिकतर लोग स्वतंत्रता को जो चाहो वो करने की आजादी समझते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता वो है जो तुम्हें गलत करने से रोक सके। अब सोक्रेटिस मृत्यु के बाद के जीवन पर भी बात करते हैं। वे एक कथा सुनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो मरने के बाद आत्माओं की दुनिया में जाता है, जहां हर आत्मा अपने अगले जीवन को खुद चुनती है। कुछ आत्माएं शक्ति, धन और वैभव चुनती हैं, लेकिन बिना समझे, और वही आत्माएं फिर से दुख भरा जीवन पाती हैं। जबकि जो आत्माएं पहले ज्ञान और संतुलन चुनती हैं, वे शांत और न्यायपूर्ण जीवन चुन पाती हैं। प्लेटो यहां एक अंतिम चेतावनी देते हैं। बाहरी जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा की दिशा दीर्घकालिक है। इसलिए हर चुनाव महत्व रखता है। द रिपब्लिक यहीं समाप्त नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। ये किताब राजाओं के लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में न्याय, सत्य और संतुलन चाहता है। प्लेटो हमें कोई आसान उत्तर नहीं देते, वे हमें एक जिम्मेदारी देते हैं, सोचने की जिम्मेदारी। क्योंकि जो व्यक्ति सोचना छोड़ देता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो व्यक्ति सोचना सीख लेता है वो अपना राज्य खुद बना लेता है, अपने भीतर। यही द रिपब्लिक का अंतिम संदेश है। न्याय कानून से नहीं, आत्मा से शुरू होता है, और जो आत्मा संतुलित है वही जीवन वास्तव में अच्छा जीवन है। अगर आप यहां तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे तो समझ लीजिए आपने द रिपब्लिक को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको न्याय, सत्य और जीवन को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर किया है, तो यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है।
अगर आपको ऐसी ही गहरी किताबें सरल हिंदी में समझना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो सोचने से नहीं डरते, और ऐसी ही फिलॉसफी, सेल्फ ग्रोथ और टाइमलेस बुक्स की हिंदी ऑडियो बुक समरीज के लिए माई गैलेक्सी टूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, सोच की यात्राएं आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली किताब और एक नई सोच के साथ।